नंबर 53 है कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स इज 3 हेनरी इफ द करंट चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 0 इन 0.1 सेकंड तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द अदर कॉइल विल बी व्हाट। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, राइट। म्यूचुअल इंडक्टेंस है 3 हेनरी, चेंज इन करंट है 10 एम्पियर से 0 हो गया तो चेंज 10 एम्पियर का आया, डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास है 0.1। ये इसका पॉइंट हटाकर हम ऊपर 10 लिख सकते हैं, नीचे वाला ये 1 बच गया बाकी, राइट। तो ये 10 आ गया ऊपर, ये नीचे वाला 1 इग्नोर कर सकते हैं। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100, 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 300। सो 300 वोल्ट्स की ईएमएफ यहां पर इंड्यूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following is also referred to as electrical inertia? तो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया की जो टर्मिनोलॉजी है वो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए यूज की जाती है। क्यों की जाती है? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, राइट। यही होती है ना इनर्शिया की प्रॉपर्टी, जो हम फोर्स एंड मोशन में के चैप्टर में हम पढ़ते हैं, यही डेफिनेशन पढ़ते हैं ना इनर्शिया की, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट के ऊपर है तो उसको मूव करवाने की कोशिश करोगे तो वो अपोज करेगा, अगर मूव कर रहा है रोकने की कोशिश करोगे तो वो अपोज करेगा, तो वो इनर्शिया है। सेल्फ इंडक्टेंस भी इसी तरह से होती है, हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया है कि एक कॉइल अगर हो उसमें से अगर आप करंट बढ़ाते हैं तो वो करंट के बढ़ने को, इंक्रीज इन करंट को भी अपोज करता है। फिर जब स्विच ऑफ करते हैं आप या सर्किट ओपन करते हैं, करंट वापस जीरो पर लाते हैं, तो तब भी वो अपोज करता है ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करके, वो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से ही जनरेट होती है। तो इसीलिए सेल्फ इंडक्टेंस को हम इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले पूरे फिनोमिना में ये इनर्शिया का ही काउंटर पार्ट है, इनर्शिया जैसा ही बिहेव करता है। तो इसीलिए दिस इज वाई इसका जो आंसर है वो है डी। नेक्स्ट है a 55 metal rod, a metal rod of length 25 सेंटीमीटर। अब ये मेटल रॉड है, ये हमने देख लिया, ठीक है, मतलब ये कंडक्ट करेगा। आगे हम इसको पढ़ेंगे। लेंथ दी हुई है, स्पीड दी हुई है, एंगल 60 डिग्रीज विद द वर्टिकल दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वहां पर हॉरिजॉन्टल है, तो आप ईएमएफ बताएं। तो VBL साइन थीटा जो हम यूज करते हैं फिनोमिना, उसमें ये जो थीटा होता है ये होता है एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ पर एंगल विद द वर्टिकल है 60, तो एंगल विद द हॉरिजॉन्टल क्या होगा? 30 होगा, 90 से माइनस कर देंगे। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2.5। तो ये VBL जो है दिस इज मैक्सिमम ईएमएफ, और उसको हम 2 पर डिवाइड करें, यानी कि मैक्सिमम ईएमएफ का हाफ ईएमएफ इस केस में जनरेट होगा अगर आप उसको इस एंगल के ऊपर विद द वर्टिकल मूव करवाएंगे थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर सीधा मूव करवा देते तो फिर जो है वो फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड मैक्सिमम होता, सीधा का मतलब 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, तो साइन 91 होता और जवाब VBL आता। तो इस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हो सकती थी उसका हाफ होगी। 56 है ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ एन AC जनरेटर in a uniform magnetic field when the plane of the coil is perpendicular to the magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड है, when the plane of the coil is perpendicular to the magnetic field का मतलब ये वाली सिचुएशन होगी। तो आप बताएं इस केस में क्या होगा? हमने पहले डिस्कस किया, इस अच्छा खासा डिस्कस किया 2-3 MCQs में। इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम होता है, इस केस में चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो मिनिमम होता है, इस केस में ईएमएफ इंड्यूस जो होती है वो भी मिनिमम होती है। अब ये जो मोटर इफेक्ट की बात हुई है, ये मोटर इफेक्ट वो इफेक्ट है जिसकी वजह से AC जनरेटर की मोशन जो है वो अपोज होती है। जब भी कॉइल AC जनरेटर की मूव करती है, रोटेट करती है इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क एक्ट करता है, जिसकी वजह से जिस डायरेक्शन में हम उसको रोटेट करवाना चाह रहे हैं वो उसको थोड़ा सा ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं मोटर इफेक्ट। तो ये मोटर इफेक्ट हमेशा डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ईएमएफ इंड्यूस्ड। अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड आप ज्यादा उसमें देखेंगे, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगी तो मोटर इफेक्ट भी मैक्सिमम होगा। तो इस सिचुएशन में हमें जो ये सिनारियो दिया हुआ है जिसमें प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, चूंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ मिनिमम है तो वो जो मोटर इफेक्ट है, वो जो ऑपोजिशन का हमें सामना करना पड़ रहा है ये AC जनरेटर की कॉइल को रोटेट करने में, वो भी मिनिमम होगा इस कंडीशन में।
सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंड्यूस्ड करंट भी इस केस में मिनिमम ही होगा, राइट। इंड्यूस्ड करंट इज मिनिमम, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज मिनिमम, और मिनिमम का मतलब जीरो ही होता है, और मोटर इफेक्ट भी इस केस में मिनिमम है यानी जीरो है। लेकिन फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल इज मैक्सिमम। ये फ्लक्स है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी यहां पर जीरो होगा, लेकिन उसका उसने पूछा नहीं है, हम सिर्फ फ्लक्स को देख रहे हैं, तो दैट इज मैक्सिमम। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 57 है, इफ करंट पासिंग थ्रू द कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 5 हेनरी decreases at the rate of 2 amperes per second, the induced EMF in the coil will be what? अगेन वही आपने फॉर्मूला लगाना है। इस केस में सेल्फ इंडक्टेंस होगा L इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इसको उस तरफ ले जाएं तो EMF इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो 10 आ जाएगा आपके पास। 58 है, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल इज डबल्ड देन EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज ऑब्वियसली, वो भी डबल ही हो जाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपने डबल कर दिया तो EMF इंड्यूस्ड भी डबल हो जाएगी। इन एन AC जनरेटर इफ बोथ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द एंगुलर वेलोसिटी आर डबल्ड देन द इंड्यूस्ड EMF इज, आगे आपने बताना है कि क्या होगी। तो AC जनरेटर में जो इंड्यूस्ड EMF होती है उसका फॉर्मूला होता है N ओमेगा AB साइन थीटा, राइट। अब अगर आपने N भी डबल कर दिया है, ओमेगा भी डबल कर दिया है, तो ओवरऑल जो इंड्यूस्ड EMF होगी वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 60 है, लाइन लॉसेज आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मकसद यही होता है कि वो वोल्टेज को इंक्रीज कर दे और करंट को डिक्रीज कर दे। जब करंट कम होगा तो पावर लॉस विल बी विच इज गिवन बाय I²R, दैट पावर लॉस विल बी मिनिमम। करंट आपने बिल्कुल ना होने के बराबर कर दिया है, तो करंट है ही नहीं, वोल्टेज बहुत हाई है, तो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन हम कर सकते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मकसद यही होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन हो सके विदाउट एनी लाइन लॉस। 61 है, द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर हैज 500 टर्न्स whereas its secondary coil has 5000 टर्न्स। प्राइमरी की वोल्टेज आपको दे दी गई है 20 वोल्ट, सेकेंडरी की आपने वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली NS ओवर NP विल बी इक्वल टू VS ओवर VP वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। द आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली A। फॉर अ ट्रांसफार्मर NS ओवर NP इज 2:1, तो आप बताएं कि IP ओवर IS क्या होगा। तो IP ओवर IS इज इक्वल टू NS ओवर NP, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अगर NS ओवर NP 2:1 है तो IP ओवर IS भी 2:1 ही होगा। 63 है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर परफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करंट को इंक्रीज करता है, पावर को कुछ नहीं करता, करंट को डिक्रीज नहीं करता, पावर को डिक्रीज भी नहीं करता। तो ये तीनों ऑप्शन हो गए गलत, ए ऑप्शन हो गया ठीक। वोल्टेज को कम करता है, करंट को बढ़ाता है, पावर सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है। दो कॉइल्स हैं P एंड Q विद देयर प्लेन्स पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि बिल्कुल इकट्ठे एक दूसरे को फेस करके रखे हुए हैं इस तरह से, और करंट आपने इस कॉइल P में से पास किया है। तो आप बताएं क्या होगा दोनों कॉइल्स के आपस में, क्योंकि दोनों कॉइल्स इकट्ठे इकट्ठे रखी हुई हैं। P में से अगर आप करंट इंक्रीज करेंगे या करंट पास करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि कॉइल Q के साथ भी उसका फ्लक्स लिंक होगा, राइट। तो कॉइल Q में भी थोड़ी देर के लिए इंड्यूस्ड EMF जनरेट होना शुरू हो जाएगी। इंड्यूस्ड EMF की वजह से इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। लेंज़ लॉ के मुताबिक वो अपने सोर्स को अपोज करने की कोशिश करेगा और दोनों कॉइल्स एक दूसरे को रिपेल कर देंगी। सो P एंड Q विल रिपेल ईच अदर। 65 है, a 440 110 volt transformer has 1000 turns in the primary, how many turns will there be in the secondary। ये जो नोटेशन है ये प्राइमरी टू सेकेंडरी होती है, राइट। मतलब ये हुआ कि प्राइमरी में 440 है, सेकेंडरी में 110 है, तो ये VS है, VP है और ये है VS। ये आपको NP दिया हुआ है, आपने NS कैलकुलेट करना है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लगाना है एंड यू कैन कैलकुलेट इट इजीली। 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ ट्रांसफार्मर लॉसेस। फ्लक्स लीकेज, ऑब्वियसली फ्लक्स सारा का सारा प्राइमरी का सेकेंडरी से लिंक नहीं होता, कुछ ना कुछ इधर उधर लीक हो जाता है, तो सारा का सारा जो पावर है
प्राइमरी का वो सेकेंडरी को नहीं मिलता, सम ऑफ द पावर इज लॉस्ट। तो ट्रांसफार्मर लॉसेज की एक वजह फ्लक्स लीकेज है। हमिंग लॉसेज ये भी वजह है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हमिंग भी होती है। अगर आप ट्रांसफार्मर के नीचे जाके खड़े हैं, आपको ट्रांसफार्मर की आवाज भी आ रही है, तो सम ऑफ द पावर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ साउंड ऑल्सो, उसको हमिंग लॉस कहते हैं। तीसरा हिस्टेरेसिस लॉस, इसके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के अंदर एक सेम जो है आयरन कोर होती है, वो आयरन कोर बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती है विद ईच साइकिल ऑफ एसी। तो अगर वो आयरन कोर ऑब्वियसली 100% सॉफ्ट मटेरियल कोई नहीं होता। सॉफ्ट मटेरियल से मुराद है कि जो इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। हार्ड मटेरियल जो थोड़ा सा उसमें एनर्जी लगती है, पावर लॉस होता है। तो आयरन ऑल्दो की कोशिश की जाती है कि सॉफ्टेस्ट रखा जाए, लेकिन जितना भी सॉफ्ट आयरन हो स्टिल कुछ ना कुछ हिस्टेरेसिस लॉस वो कर देता है। हिस्टेरेसिस लॉस स्टैंड्स फॉर द लॉस that occurs during the magnetization and demagnetization of current। वो आपने एफएससी में इस किस्म की एक लूप पढ़ी होगी, वो टॉपिक नहीं है आपका एमडी कैट का, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। तो इस लूप का इसको कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप। इसका जितना ज्यादा एरिया होता है उतना ही ज्यादा हिस्टेरेसिस लॉस होता है। तो जितना ज्यादा इसका एरिया कम रखा जाए बेहतर है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एरिया होता है। तो हिस्टेरेसिस लॉस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ ट्रांसफार्मर लॉसेस। सो ऑल ऑफ दीज कैन कॉज ट्रांसफार्मर लॉसेस। 67 है, करंट इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज दिस, प्राइमरी इज दिस। आपने NS ओवर NP रेशो कैलकुलेट करनी है। NS ओवर NP रेशो बराबर होती है IP ओवर IS रेशो। तो आपने प्राइमरी वाले को ऊपर रखना है, सेकेंडरी वाले को नीचे रखना है, जवाब निकाल लेना है। अप्रोक्सीमेटली कोई 5.6 ही आएगा जहां तक मेरा ख्याल है। 68 है, अ चार्जिंग EMF इंड्यूसेस एन EMF E। बेसिकली यहां पर चेंजिंग फील्ड आना चाहिए। एक फील्ड चेंज हो रही है और दूसरी कॉइल को हमने उस चेंजिंग फील्ड में रखा हुआ है, और उस चेंजिंग फील्ड की वजह से उस कॉइल में EMF E इंड्यूस होती है। उस कॉइल का रेडियस है R। तो आप बताएं, अगर हम उस कॉइल का रेडियस R से 2R कर दें, डबल कर दें रेडियस, तो EMF इंड्यूस क्या होगी? तो EMF इंड्यूस्ड 2E तो नहीं होगी, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि EMF इंड्यूस्ड इज गिवन बाय N ओमेगा AB। ठीक हो गया ना? तो अब EMF इंड्यूस इज गिवन बाय N ओमेगा AB, और अगर आप A को डबल करेंगे तो तब ये EMF इंड्यूस डबल होगी। यहां पर A को डबल नहीं किया जा रहा, यहां पर R को डबल किया जा रहा है। सर्कुलर कॉइल अगर हम अज्यूम करें तो एरिया विल बी गिवन बाय पाई R स्क्वायर। R को डबल करेंगे तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा तो EMF भी 4 टाइम्स हो जाएगी। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। 69 है, द टर्न रेशो ऑफ 50 फॉर अ ट्रांसफार्मर। द टर्न रेशो इज 50 फॉर अ ट्रांसफार्मर। टर्न रेशो जब आपको कहा जाता है तो इसका मतलब NP ओवर NS नहीं होता, NS ओवर NP होता है। ठीक हो गया ना? इनपुट करंट यानी कि IP दे दिया गया है, VP दे दी गई है, आपने VS निकालनी है। सिंपली इस रिलेशन में पुट करें, NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP। आंसर आप निकाल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ये 220 के हिसाब से तकरीबन 11,000 आएगा। 220 को 50 से मल्टीप्लाई करना होगा। 70 है, व्हाट माइट बी द पॉसिबल रैशनल बिहाइंड यूजिंग आयरन एज द कोर ऑफ मोस्ट ट्रांसफार्मर। रैशनल का मतलब है वजह, मसलहत, राइट? तो हम किस वजह से आयरन ही यूज करते हैं, कोई और मेटल क्यों नहीं यूज करते? कॉपर अच्छा खासा लो रेजिस्टेंस वाला सब्सटेंस है। मोस्टली तारों में अगर आप कॉपर यूज कर रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर की कोर में कॉपर क्यों नहीं यूज कर रहे? आयरन क्यों नहीं? आयरन क्यों आप यूज कर रहे हैं? हालांकि कॉपर की रेजिस्टेंस कम है, इसलिए हम उसको वी ऑप्ट फॉर कॉपर इन मोस्ट ऑफ द हैवी लाइंस। तो ट्रांसफार्मर में आयरन यूज करने की क्या मसलियत है? उसकी वजह यह है कि हमें हिस्टेरेसिस लॉस कम करना है। जो आयरन है उसका हिस्टेरेसिस लॉस बहुत कम होता है। आयरन सॉफ्टर है एज कंपेयर टू कॉपर, यानी इसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना आसान है एज कंपेयर टू कॉपर को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना। तो इसलिए हम हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए आयरन यूज करते हैं। अदरवाइज कॉपर यूज करने में भी कोई हमारा नुकसान नहीं होना था, लेकिन ये नुकसान जरूर होना था। 71 है, 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, वेबर पर स्क्वायर मीटर का मतलब है टेस्ला, ये बराबर होता है टेस्ला के। तो वो किसके बराबर है? तो एक टेस्ला 10,000 गॉज के बराबर होता है। गॉज छोटा यूनिट है। 72 है, मैग्नेट को मूव कर रहे हैं रिलेटिव टू अ कॉइल, उसमें EMF इंड्यूस हो रही है। तो आप बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द मैग्नेट इज मूव्ड फास्टर। ये एक कॉइल है, ये एक मैग्नेट है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है,
थोड़ी देर बाद वो मैग्नेट यहाँ पहुंच गया, ये उसकी फाइनल पोजीशन है। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने तक उसको टाइम टी लगा है, राइट। तो वो कहता है पहले हमने टाइम टी सपोज अगर 1 सेकंड था, पहले हमने इतने टाइम में उसको यहां से यहां मूव किया रिलेटिव टू दिस कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने 0.5 सेकंड में, सपोज ये इमेजिनरी मैं अज्यूम कर रहा हूं, गिवन नहीं है हमें स्टेटमेंट में, यानी कि पहले से कम टाइम में हमने इसको यहां से यहां मूव किया है। यानी कि क्या किया हमने, नाउ वी हैव मूव्ड द मैग्नेट फास्टर एज कंपेयर टू बिफोर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल रिमेन अनचेंज्ड। तो सीधी सी बात है कि अगर सपोज हम अज्यूम करें कि इसको यहां से यहां तक मूव करने तक 1 सेकंड लगा और जो चार्ज था सपोज 15 कॉलम चार्ज फ्लो कर गया इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज सपोज, तो 15 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो किया, तो मतलब 15 एम्पियर का करंट फ्लो किया, ठीक हो गया। उसके बाद हमने इस मैग्नेट को लिया और अब पहले से आधे टाइम में इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करवा दिया 0.5 सेकंड में। तो अब वही 15 कॉलम चार्ज 0.5 सेकंड में फ्लो कर गया, तो हमारे पास जो करंट था वो अब 15 एम्पियर की बजाय 30 एम्पियर हो गया। तो करंट डबल हो गया क्योंकि अब हमने मैग्नेट को फास्टर मूव कर दिया है। ईएमएफ ऑल्सो वो भी ऑब्वियसली डबल हो जाएगी क्योंकि वो भी रिलेटिव मोशन पर डिपेंड करती है। लेकिन ये जो चार्ज है ये अभी भी 15 कॉलम ही है, अभी भी इस मैग्नेट को यहां से यहां तक अगर आप मूव करेंगे इन्हीं दो पोजीशन के दरमियान, प्रोवाइडेड के पोजीशन वही रहें, तो तब भी वही 15 कॉलम चार्ज ही फ्लो करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब वो 15 कॉलम चार्ज 0.5 सेकंड में मूव कर रहा है, तो रेट ऑफ चार्ज फ्लो जो कि करंट कहलाता है वो डबल हो गया है, ठीक हो गया ना। चार्ज उतना ही है लेकिन चूंकि अब वो कम टाइम में फ्लो कर रहा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जिसको हम करंट कहते हैं वो ज्यादा हो गया। तो इसलिए दिस चार्ज वाली क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। अगर आप मैग्नेट फास्टर मूव करें या स्लो मूव करें, ईएमएफ करंट बढ़ेगा, ठीक है, मैग्नेट के फास्टर मूव करने से, लेकिन चार्ज नहीं बढ़ेगा। ये तो हो गया इसका एक जुगाड़ू से समझने का तरीका। लेकिन फिजिक्स हमें कहती है कि भाईजान मैथमेटिकली प्रूव करें आप, ये आप अपने समझने के लिए रखें, हमें रियाजी का प्रूफ चाहिए। तो इसको रियाजी से इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम चेंज, यानी कि अगर हम ज्यादा टाइम लें इस मैग्नेट को यहां से यहां तक मूव करने में तो उतना ही कम इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। अगर हम कम टाइम लें इस मैग्नेट को यहां से यहां मूव करने में, जल्दी मूव कर दें, तो उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैग्नेट फास्टर मूव करेंगे तो ईएमएफ तो चेंज होगा। उसने हमसे पूछा है कौन सी क्वांटिटी अनचेंज रहती है, तो ये ईएमएफ वाला ऑप्शन तो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये एक बात हो गई, ए ऑप्शन रूल आउट हो गया। अगर हम यहां पर करंट की वैल्यू पुट कर दें EMF इज इक्वल टू आई आर, राइट, ओहम्स लॉ है ना। तो अब इसको रीअरेंज करें, आर को दूसरी साइड पर लेकर डिवाइड कर दें। अब भी आप देखें कि करंट भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। सो अगर मैग्नेट को फास्टर या स्लोअर मूव करेंगे तो ये इंड्यूस्ड करंट अफेक्ट होगा। अब आप क्या करें कि इस करंट की जगह वैल्यू पुट कर दें इस करंट की। करंट इज गिवन बाय डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी हो जाएगा कैंसर। तो चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज का जो हमारे पास फॉर्मूला बचेगा वो ये बचेगा। इसमें डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में या कहीं भी टाइम का फैक्टर है ही नहीं। तो इसका मतलब है ये इंड्यूस्ड चार्ज जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द relative velocity of the magnet and the coil, right? It is independent of the fact कि कितना फास्ट मूव करते हैं और कितना स्लो मूव करते हैं। ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितनी है और फ्लक्स चेंज कितना हुआ है, ठीक हो गया ना। तो ये हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया कि चार्ज सेम ही रहेगा चाहे आप फास्टर मूव करें चाहे स्लो मूव करें। नेक्स्ट पे आ जाए, 73 है, when no power is drawn from the secondary coil of an ideal transformer। ऐसा ट्रांसफार्मर, आइडियल का मतलब है ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हिस्टेरेसिस लॉस भी नहीं होता, फ्लक्स लीकेज भी नहीं होती, कोई भी लॉस नहीं होता किसी भी किस्म का, और वायर भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि जीरो रेजिस्टेंस की है तो रेजिस्टिव लॉस भी नहीं होता। ये कोई जन्नत से आया हुआ कोई ट्रांसफार्मर है, पता नहीं कैसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई भी लॉस नहीं है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, आइडियल ही है। तो ये समझे फ्रॉम द हेवंस ही आया है। तो अगर हम अज्यूम कर लें कि ये इस किस्म का ट्रांसफार्मर है
और आप सेकेंडरी कॉइल से कोई पावर नहीं ले रहे, यानी कि सेकेंडरी कॉइल को आगे किसी रेजिस्टेंस से लगाया हुआ नहीं है। तो इस केस में वो कहते हैं आप बताएं कि प्राइमरी कॉइल की पावर फिर क्या होगी। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में प्राइमरी कॉइल की जो पावर है वो हमेशा सेकेंडरी कॉइल के बराबर होती है। सो अगर सेकेंडरी कॉइल की पावर जीरो है तो प्राइमरी कॉइल की पावर भी जीरो होगी। प्राइमरी कॉइल में भी ये करंट अगर फ्लो करेगा तो कोई पावर यहाँ पर ड्रॉ नहीं होगी, क्योंकि हमिंग रेजिस्टेंस वाला हमिंग लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस और रेजिस्टिव लॉस और फ्लक्स लीकेज तो है ही नहीं ना, उसके अलावा कोई और टाइप ऑफ लॉस बचता ही नहीं है। तो ओनली पावर, जो पावर लेने वाली चीज है वो वही होगी जो सेकेंडरी कॉइल के आगे हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसमें जितनी लूज होगी। लेकिन इस केस में हमने वो भी नहीं लगाई हुई। तो इसलिए सेकेंडरी कॉइल चूंकि कोई पावर आगे डिलीवर नहीं कर रही, तो प्राइमरी कॉइल में भी ये करंट फ्लो करता रहेगा, लेकिन पावर लॉस कोई नहीं होगा। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 74 है, Which one of the following quantities affects the linkage of flux between the two coils placed together? तो फ्लक्स लिंकेज बराबर होता है NBA हम ऊपर करते रहे हैं पिछले बहुत सारे एमसीक्यूज में। बेसिकली ये भी NBA cos थीटा ही होता है, ठीक है ना, फ्लक्स लिंकेज भी। इसमें जो ये थीटा होता है ये होता है एंगल ऑफ ओरिएंटेशन बिटवीन द टू कॉइल्स। अगर दो कॉइल्स इस तरह से रखी हुई हैं, इसकी एक्सिस भी इस तरफ है, इसकी एक्सिस भी इस तरफ है, तो थीटा यहां पर 0 डिग्री है। और ये फैक्टर हम नॉर्मली अज्यूम ही नहीं करते। मोस्टली न्यूमेरिकल्स में इस तरह ही होता है कि दोनों कॉइल इस तरह से आपस में आमने सामने ही रखी होती हैं, तो हम सिंपली NBA वाला फार्मूला उठा के लगा देते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक कॉइल इस तरह से हो, इसकी एक्सिस इस तरफ ओरिएंटेड है, दूसरी कॉइल उसके साथ इस तरह से रखी हुई, उसकी एक्सिस थोड़ी सी टिल्टेड है, अब दोनों के दरमियान कोई ना कोई एंगल जो है यहां पर बन रहा है थीटा, तो उसको अब आप कंसीडर करेंगे, यहां पर पुट करेंगे। तो कोई ना कोई एंगल जब होगा तो तब फ्लक्स लिंकेज थोड़ा सा कम हो जाता है एज कंपेयर टू अगर दोनों बिल्कुल सामने आमने सामने पैरेलल में रखें। और ये फ्लक्स लिंकेज बिल्कुल 0 हो जाता है अगर दोनों कॉइल्स आपस में परपेंडिकुलरली रखी हो। अब यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, ठीक हो गया ना। यहां पर 90 पुट करेंगे तो cos 90 0 होता है, तो फ्लक्स लिंकेज फिर इस कंडीशन में 0 हो जाएगा। अगर आप इस कंडीशन में इस प्राइमरी कॉइल में कोई भी करंट बढ़ाएं कम करें, सेकेंडरी कॉइल में कोई फ्लक्स लिंकेज होगा ही नहीं। और सेकेंडरी कॉइल में इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। आप प्राइमरी का करंट चेंज करते रहें, सेकेंडरी कॉइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो देयर विल बी नो म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज 0 है। सो नंबर ऑफ टर्न्स भी मैटर करती हैं, फ्लक्स डेंसिटी यानी कि बी भी मैटर करता है, एन भी मैटर करता है, एंगल भी, ये थीटा भी मैटर करता है। सो ऑल ऑफ दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्टेड। 75 है, द कॉइल ऑफ एन एसी जनरेटर, उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, इंड्यूस्ड ईएमएफ 120 वोल्ट। अब यहां पर गौर करें, जरा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, आरएमएस वैल्यू दी हुई है यहां पर हमें, ये मैक्सिमम ईएमएफ नहीं है। एरिया भी हमें दे दिया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे दी गई हैं, तो आप बताएं मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ नॉर्मली उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई नॉट इस केस में मैक्सिमम वाली ईएमएफ होती है, एंड दैट इज गिवन बाय नवाब साहब, यानी कि NWAB, N ओमेगा AB। तो हमने ये B मालूम करना है, तो B बराबर होगा मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय N ओमेगा A। लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में दी है 120 वोल्ट, ये 120 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है। चूंकि एसी की इस तरह से वेव फॉर्म होती है, तो ये हमें जो ईएमएफ चाहिए वो ये वाली चाहिए, ये पीक वाली ईएमएफ। यहां पर उसने हमें आरएमएस वाली वैल्यू दी हुई है जो पीक वाली ईएमएफ से थोड़ी सी कम होती है, ठीक हो गया ना। तो हमें इस फॉर्मूले के लिए ये पीक वाली ईएमएफ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये होता है कि पीक वाली ईएमएफ बराबर होती है आरएमएस वाली ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर रूट या मल्टीप्लाइड बाय 1.14, ठीक हो गया ना। तो आप 120 को मल्टीप्लाई कर दें 1.14 से, ये आपको वैल्यू दे देगा 169 वोल्ट्स की। अब इस 169 को इधर आप पुट कर दें, नंबर ऑफ टर्न्स की जगह आप पुट कर दें 500,
ओमेगा की जब आप पुट कर दें 2πf, 2π कांस्टेंट है, f की जगह आप 60 लिख दें जो आपको गिवन है। आगे बच गया एरिया, एरिया भी आपको 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आई गेस कोई 0.3 टेस्ला शायद इसका आंसर आता है। तो जो भी आंसर आता है दैट विल बी योर आंसर। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन आ सकता है। तो गौर से हर एमसीक्यू की एक एक चीज को पढ़ना है, जंप या ब्लर्ट आउट थोड़ा स्किम नहीं कर देना, देखना है कि जो चीज उसने दी हुई है क्या वो वही है जो आपको लग रही है। तो मोस्टली लोग यहाँ पर सीधा इंड्यूस्ड ईएमएफ देखते हैं और उठा के इसको डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, देखना है कि कौन सी है, ये आरएमएस वैल्यू है, आपको इस फॉर्मूले में ई नॉट पुट करनी होती है मैक्सिमम वाली। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई एमसीक्यू मुश्किल लगा हो, कोई क्वेश्चन हो, तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी, इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू एंटरटेन यू, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स का जवाब दिया जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।